Good morning, class. Our today's topic is the struggle to survive. The population of France rose from about 23 million in 1715 to 28 million in 1789. यहाँ बताया गया है कि जो फ्रांस की जनसंख्या थी वो 1715 में 2.3 करोड़ थी और 1789 में 1789 में बढ़ करके 2.8 करोड़ हो गई. This led to a rapid increase in the demand for food grain. और क्या हो गया कि अनाज जो मांग थी अनाज की उत्पादन की बजाय प्रोडक्शन की बजाय ज़्यादा बढ़ गई उसकी मांग. जनसंख्या बढ़ेगी तो क्या होगी, अनाज भी ज़्यादा चाहिएगा. प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स कुड नॉट कीप पेस विद द डिमांड. और जो प्रोडक्शन थी अनाज की वो इतनी नहीं बढ़ रही थी जितनी जनसंख्या बढ़ रही थी, वो इतनी नहीं बढ़ सकती थी. So the price of bread, which was the staple diet of the majority, rose rapidly. इसलिए ज़्यादातर उस समय के लोगों की जो मुख्य डाइट थी वो क्या थी, ब्रेड थी. और ब्रेड की कीमत जो प्राइस थी वो तेज़ी से बढ़ती जा रही थी. मोस्ट वर्कर्स वर एम्प्लॉयड एज लेबरर्स इन वर्कशॉप. ज़्यादातर जो मज़दूर थे वो कारखानों में काम करते थे, वर्कशॉप्स में काम करते थे. वूज ओनर फिक्स देयर वेजेस. जहाँ उनकी मजदूरी क्या थी, फिक्स कर रखी थी, उनके ओनर्स ने फिक्स कर रखी थी उनकी मजदूरी. बट वेजेस डिड नॉट कीप पेस विद द राइज इन प्राइस. परंतु जो उनकी मजदूरी थी वो महंगाई के साथ बढ़ाई नहीं जा रही थी. सो द गैप बिटवीन द पुअर एंड द रिच वाइडन. इसलिए अमीरी और गरीबी के बीच जो डिफरेंस था वो बढ़ता जा रहा था. थिंग्स बिकेम रोज वेन एवर वर्स रेन एवर ड्रॉट और हेल रेड्यूस द हार्वेस्ट. जो स्थितियाँ थी अब और भी ज़्यादा बेहतर हो बुरी हो गई, बदतर हो गई. क्या हुआ, जब या तो सूखे के कारण या ओले पड़ने के कारण जो हार्वेस्ट थी वो पूरी तरीके से खराब हो गई. The led to a subsistence crisis. Some things that occurred frequently in France during the old regime. ऐसे जो सबसिस्टेंट क्राइसिस थे, ऐसे जो संकट थे वो फ्रांस में पहले भी काफ़ी आम थे. इस तरह के ओल्ड रीजन में भी, प्राचीन राजतंत्र में भी ऐसे ही संकट आते रहते थे. आगे है हमारा 1.2 में जो ये टेबल दी गई है, इसके साथ ही आपको नीचे वर्ड दिए गए हैं. आपको ये देख करके यहाँ से फूड रियोर्स, स्कैर्सिटी ऑफ ग्रेन्स, इंक्रीज नंबर ऑफ डेथ्स, राइजिंग फूड प्राइसेस, वीक बॉडीज, ये आपको इसमें से देख के इसमें फिल करने हैं. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ए ग्रोविंग मिडल क्लास एनविसेस एंड टू प्रिविलेजेस. उभरते मध्यम वर्ग के विशेषाधिकारों के अंत की जो एक प्रकार की कल्पना है वो इसमें दिखाई गई है. इन द पास्ट में पीजेंट्स एंड वर्कर्स हैड पार्टिसिपेटेड इन रेवोल्ट्स अगेंस्ट इंक्रीजिंग टैक्सेस एंड फूड स्कैर्सिटी. ये कह रहे हैं कि पहले भी जो ये टैक्स बढ़ा दिए गए हैं या अकाल गिर गए हैं, उस समय भी जो किसान और मजदूर थे वो क्या कर रहे थे, उन्होंने भी काफ़ी पार्टिसिपेट किया था रेवोल्ट्स में. जो विद्रोह हुए हैं उनमें क्यों हुए वो विद्रोह, या तो टैक्स बढ़ाए गए या फिर खाने का संकट फैल गया. बट दे लैक द मीन्स एंड प्रोग्राम्स टू कैरी आउट फुल स्केल मेजर्स दैट would bring about a change in the social and economic order. इन्होंने कहा है कि जो ये सोशल और इकोनॉमिक ऑर्डर, जो सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में वो चेंज लाना चाहते थे, उनके लिए उनके पास क्या थे, लैक द मीन्स, उनके पास साधन भी कम थे और प्रोग्राम्स भी ऐसे कम थे जिससे वो इन चीज़ों को लोगों के सामने ला सकें, इन चीज़ों को लोगों को समझा सकें, जो आर्थिक और सामाजिक बदलाव है वो ला सकें. इसके लिए उनके पास साधन कम थे. This was left to those groups within the third estate who had become prosperous and had access to education and new ideas. लेकिन
ये जो एक प्रकार की जिम्मेदारी थी ये किस पर छोड़ दी गई, ये थर्ड एस्टेट पर। जो क्या थे, रिच हो चुके थे, जिनके पास पैसा था, प्रोस्पेरियस जो बन चुके थे, और बहुत उन्होंने शिक्षा शिक्षा भी ग्रहण कर ली थी। और शिक्षा ग्रहण करने के कारण वो नए आइडियाज़, नए विचारों के संपर्क में वो आए थे। उन लोगों ने इसका बेड़ा उठाया कि हम ये चीज़ें करेंगे, जो सामाजिक और आर्थिक रूप से चेंज करना है वो हम करेंगे। The 18th century witnessed the emergence of social groups termed the middle class, who earned their wealth through an expanding overseas trade and from the manufacturing of goods such as woolen and silk textile that were either exported or bought by the rich member of society। जो 18th सेंचुरी थी, 18वीं शताब्दी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ, जिसे क्या कहा गया, जिसे कहा गया मिडिल क्लास, मध्यम वर्ग। और उसने क्या किया, हु अर्न देयर वेल्थ, उन्होंने जो अपनी धन था वो कमाया। किससे? समुंदर के पार जो व्यापार होता था, किस किस चीज़ का, वूलन का, रेशमी वस्त्रों का, इन चीज़ों का जो व्यापार था उससे उन्होंने धन प्राप्त किया। और क्या किया उससे, जो ऊनी और रेशमी वस्त्र थे वो या तो निर्यात कर दिए जाते थे, या समाज के कुछ रिच लोग जो थे वो उनको वहीं खरीद लेते थे। In addition to merchants and manufacturers, the third estate, including professions such as lawyer or administrative officials, जो ये थर्ड एस्टेट था, इसमें सिर्फ यही लोग नहीं थे, इसके अलावा जो क्या थे, प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स भी थे, प्रशासनिक सेवाएं देने वाले लोग भी थे, वकील भी थे, और जो पेशेवर लोग भी थे कुछ, ये थे थर्ड एस्टेट के लोग। ऑल ऑफ दीज वर एजुकेटेड एंड बिलीव्ड दैट नो ग्रुप इन सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज्ड बाय बर्थ। ये क्या थे, सभी शिक्षित थे और इस चीज़ में विश्वास रखते थे कि समाज में कोई भी ऐसा वर्ग ना हो जिसको क्या हो, जन्मजात जो कुछ विशेषाधिकार प्राप्त हो, कि उसको तो ऐसे जन्म से ही मिला है, उसको तो टैक्स भरना ही नहीं है। Rather, a person's social position must depend on his merit। जो व्यक्ति है उसकी जो सामाजिक हैसियत है उसकी योग्यता के आधार पर होनी चाहिए, वो ऐसे मानते थे। These ideas envisaging a society based on freedom and equal law and opportunities for all were put forward by philosophers such as John Locke and Jean-Jacques Rousseau। क्या था कि वो स्वतंत्रता, एक समान रूल, एक समान जो अवसर थे उनको, वो मौके भी एक समान मिलने चाहिए। ऐसे विचारों पर, जो ये परिकल्पना पर आधारित, किस किस ने लिखी है, जीन जैक्यू रोसियो ने और जो जॉन लॉक थे उन्होंने ऐसा लोगों के सामने रखा कि ये ऐसा होना चाहिए सबके लिए, जो स्वतंत्रता है, जो नियम है, रूल रेगुलेशन है, जो अवसर है, वो सबके लिए समान होने चाहिए। इन दिस टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट, जो ये टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट है, इसमें Locke sought to root the doctrine of the divine and absolute right of the monarch। इसमें क्या किया कि जॉन लॉक ने, ये एक प्रकार की बुक है, इसमें राजा के जो दैवीय और निरंकुश अधिकारों के जो एक प्रकार का सिद्धांत था उसका खंडन किया, उसको उस पर व्यंग्य किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, राजा को ही सब कुछ नहीं होना चाहिए। रोसियो कैरिड द आइडिया फॉरवर्ड proposing of form of government based on a social contract between people and their representative। जो रोसियो थे उन्होंने इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए जनता और जो उसके प्रतिनिधि थे उनके बीच एक सामाजिक अनुबंधन पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा कि जो रिप्रेजेंटेटिव हैं और जो लोग हैं उनके बीच एक संबंध होना चाहिए। आगे क्या है, इन द स्पिरिट ऑफ लॉ मोंटेस्क्यू proposed a division of power within the government between the legislative, executive and the judiciary।
उन्होंने मोंटेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ द लॉज, एक प्रकार की जो ये रचना थी उनकी, उसमें सरकार के अंदर की जो विधायिका है, जो लेजिस्लेटिव है, जो एग्जीक्यूटिव है और जुडिशरी है, उनके बीच में ही कहा कि इनके इसके साथ गवर्नमेंट को बनाना चाहिए, इनके बीच की जो पावर है उनकी डिविजन्स को अलग अलग उसने बताया। This model of government was put into force in the USA। जो ये मॉडल था USA after the 13 colonies declared their independence from Britain। क्या था कि जब संयुक्त राज्य अमेरिका 13 जो उनके उपनिवेश थे वो ब्रिटेन से खुद को आज़ाद उन्होंने घोषित कर दिया, और इसी मॉडल पर उनकी सरकार बनाई गई यूएसए में। द अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशंस एंड इट्स गारंटी ऑफ इंडिविजुअल राइट्स वाज इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल फॉर पॉलिटिकल थिंकर्स इन फ्रांस। उन्होंने कहा है कि फ्रांस के जो थिंकर्स हैं, पॉलिटिकल जो थिंकर्स हैं, राजनीतिक जो चिंतक हैं, उनके लिए जो अमेरिकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है और उसमें दी गई जो ह्यूमन राइट्स की एक प्रकार की एश्योरेंस है कि भाई ह्यूमन राइट्स ये हैं, एक प्रकार की गारंटी है, वो एक प्रेरणा का महत्वपूर्ण स्रोत है कि हर व्यक्ति को इतने सारे राइट्स दिए गए हैं। The ideas of these philosophers was discussed intensively in salons and coffee houses and spread among people through books and newspaper। जो ये आइडिया थे लोगों के, जो फिलोसफर्स थे, जो दार्शनिक थे, जो ये इनके आइडिया थे, वो या तो सैलून में या कॉफ़ी हाउस में ये डिस्कस करते थे आपस में। और क्या होता था कि लोगों के बीच ये या तो बुक्स के द्वारा या न्यूज़पेपर्स के द्वारा लोगों तक ये पहुंचते थे, जो वो विचार डिस्कस करते थे। These were frequently read aloud in groups, benefits of those who could not read and write। और इन अखबारों और पुस्तकों को क्या होता था, लोगों के बीच जोर जोर से पढ़ा जाता था, लाउडली साउंड में पढ़ा जाता था, ताकि जो अनएजुकेटेड लोग हैं वो भी इसको आसानी से समझ सकें। The news that Louis XVI planned to impose further tax to be able to meet the expenses of the state generated anger and protest against the system of privileges। उसी समय जो लुई 16 था उसके द्वारा जो टैक्स इंक्रीज किए जा रहे थे, किसके लिए, उसके जो एक्सपेंसेस थे, जो उसके खर्चे थे, उनको पूरा करने के लिए टैक्स बढ़ाए जा रहे थे। उसकी खबर भी इसी तरह अखबार वगैरह से ही फैली थी, और उसी से लोगों में क्या हो गया था, एंगर बढ़ गया था, गुस्सा बढ़ गया था, इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। आज हम इतना ही करेंगे। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।